जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासरा और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। आज एक अच्छा खासा बिजी डे रहा है। एक उसको वीकेंड के बाद हमने देखा है, अगरचे वीकेंड में भी तकरीरें होती रही हैं वहाँ पे। हमने देखा कश्मीर में वो भी ज़्यादा इतना डल डेज नहीं थे। पाकिस्तान में वो कहते हैं देयर इज़ नेवर ए डल डे, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन आप सुकून से गुजारें, कुछ ना कुछ ये चलता रहता है। तो आज भी हमने देखा वीकेंड के बाद आज का जो दिन शुरू हुआ, सोमवार का दिन जो है, जो पहला है, जो मंडे जो है इसका वीक का, इसमें भी खासी एक्सप्लोसिव इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं। और एक उसमें सबसे पहले हमने देखा शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपने तो बड़ी उन्होंने डिटेल्स बताई हैं। उसके बाद हमने देखा फवाद चौधरी साहब और उनकी कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो सामने आए हैं। उन्होंने हमाद अजहर साहब थे, साथ में हमने देखा कि एक उन शहजाद अकबर थे, उन्होंने बैठकर उसका जवाब दिया। फिर कौमी असम्बली में हमने देखा एक बड़ी अहम तकरीर की है वहाँ पे, बल्कि उन्होंने कन्फेशन किया, एतराफ़ जुर्म किया है, मैं कहूँगा उन्होंने वहाँ पर एक एतराफ़ जुर्म किसी और सेंस में कह रहा हूँ, वहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब ने, और उसका जवाब दिया है वहाँ पे इन्होंने शफ़कत महमूद साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर। अच्छा जवाब था, सो बड़ी अच्छी तकरीरें सुनने को मिली, वो भी चीज़ें थी। मैं दो चार चीज़ों को टच करना चाहता हूँ, अगर इशूज़ और भी हैं। आज एक और भी बड़ा एक अहम केस था, उसकी भी कुछ डेवलपमेंट सामने आई है। इस्लामाबाद में जो केस हुआ था यहाँ पे इसका उस्मान मिर्ज़ा का, उसमें भी आज पुलिस ने कुछ मज़ीद दफ़ात लगाई हैं और उसके लड़के और लड़की के जो बयानात उन्होंने सामने आए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं, बड़े शॉकिंग हैं वो। मेरा ख्याल उनकी डिटेल्स भी जो है ना, अब आप उसकी डिटेल में जाएं तो खासे रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं कि उन पे उस्मान मिर्ज़ा और उनके गैंग पे रेप की भी अब ये दफ़ात जो है लगा दी गई। अब ये भी कंफर्म हो गया कि 13 लाख रुपए, 11 लाख रुपए के करीब जो भत्ता भी लिया उन्होंने उनसे, या उन्होंने ब्लैक मेल किया दूसरे लफ्ज़ों में वीडियो की बुनियाद पर। सो ये बड़ा इंतहाई घिनौना किस्म का स्कैंडल है, इस पर भी बात करेंगे, वो भी एक अलहदा इशू है। लेकिन मेन मैं ज़रा फोकस करना चाहता हूँ दो चीज़ों पर। जो शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं, उन्होंने आज सिर्फ एनर्जी पे अपने आप को फोकस रखा है। वो बात वही है जो शहजाद अकबर साहब और वो कह रहे थे, हुकूमत के लोग कह रहे थे कि जवाब उनसे मांगा जाता है उसका FIA का, 25 बिलियन रुपीज़ की मनी लॉन्ड्रिंग के TT का स्कैंडल है, उसमें वो पैसे कहाँ से है, कौन भेज रहा था मुलाजमीन के अकाउंट में। ये पाकिस्तान का पुराना तरीका वारदात है, आपको पता है। हमारी जो इलीट है, ये बड़े लोग हैं, अपने मुलाजमीन के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। मुलाजमीन के घर के स्टाफ, उन्हें पता भी नहीं होता, शनाख्ती कार्ड लिया, उसी पे अकाउंट भी खुलवाए और उसी पे मनी ट्रांसफ़र भी हुई, उसी पे उनसे आके दस्तखत वगैरह खुद करा के पैसे बांटते रहते हैं सारे के सारे। ये वारदात हमने देखी हुई है। ये 3-4 बड़े बड़े जो केसेस आजकल चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का एक ही तरीका है कि घर का स्टाफ है, घर के मुलाजमीन हैं, उनके नाम पर जो है ना आप ये सारा कारोबार शुरू कर दो, ताकि कल को आप कह सकें मेरे मैनेजर के नाम पर था, मेरे किसी सर्वेंट के नाम पर था, डोमेस्टिक हेल्पर था, या वट एवर। सो हमने देखा कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब जो पेश हुए थे FIA के सामने, और उन्होंने बाद में कहा कि FIA ने मेरे साथ बदतमीजी की है, वो श्रूडली पेश है। शुक्र करें शहबाज शरीफ साहब कि अभी वो बड़े आदमी अपोजिशन लीडर हैं इस मुल्क के, वो यहाँ के 3-4 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, उनके भाई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, अभी भी बहुत बड़ी मेजर पार्टी हैं कि उनसे सिर्फ उन्होंने वैसे ही कि आवाज़ किसी ने लाउड कर ली होगी, सवाल उन्होंने रिपीट कर दिए होंगे। यहाँ तो FIA जो लोगों के साथ आपके दौर में भी ये कारनामे आके अंजाम देती रहे, छितर मारना, लोगों को जलील करना, यही पुलिस, आम आदमी अगर उनके हथें चढ़ जाए उसके FIA वालों के, तो उसका तो हशर हो जाता है, तो उसका तो ढांचा वापस आता है। यू लकी सर कि 25,000 रुपये का स्कैंडल है, केस है, फिर भी आपसे सिंपली उन्होंने सवालात पूछे जो आपके ख्याल में उन्होंने बदतमीज़ी की, बात बदतमीज़ी तक टल गई है। नहीं तो आम आदमी के साथ तो कुछ और करती है FIA। सो FIA का भी हमने देख लिया है कि आम आदमी के लिए और कानून है और बड़े आदमी के लिए ये और कानून है। उसके बदले में आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें FIA का जिक्र मैंने तो नहीं सुना, शायद आपकी आंख से कोई या कानून से अगर आपने सुना हो तो बताइएगा। तो उन्होंने FIA को टच नहीं किया, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बताई कि कैसे हमने 250 रुपया जो है उन्होंने बचाया, और कैसे कैसे एक प्रोजेक्ट्स का उन्होंने बताई, बड़े सस्ते प्रोजेक्ट लगे। मेरा ये ख्याल है उन्होंने 2-4 चीज़ें जो ना उन्होंने जानबूझ कर स्किप की हैं। मतलब उन्होंने 4 प्रोजेक्ट्स का तो उन्होंने लिया है, पावर के प्रोजेक्ट्स से जो उनके बकौल उन्होंने लगाए, जो उनकी सक्सेस स्टोरी सुना रहे थे, लेकिन जो नाकाम या जिसमें ज़्यादा पैसा लगा, जो स्कैंडल्स थे, उनका उन्होंने जिक्र नहीं किया। मसलन नंदीपुर की मैं बात करूँगा, ये 22 रुपये का प्रोजेक्ट था जब ये छोड़ के गए थे बाबर अवान साहब के पे, जो इल्ज़ामात लगे थे कि उन्होंने उसकी अप्रूवल नहीं दी थी, और बाद में देखा कि उन्होंने जनाब 22 अरब पैसे उठा के शहबाज शरीफ ने चाइनीज़ के साथ 57 बिलियन रुपीज़ का कंट्रैक्ट किया, जिसमें मुझे याद है कि उसके मेप्को के जो उसके चीफ थे जिन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट कंसीव किया था, उन्होंने लेटर लिखा था चीफ जस्टिस ये इफ्तिखार चौधरी को, जनाब ये मैक्सिमम भी अगर चाइनीज़ कंपनी को अगर आपने देनी भी थी एस्केलेशन कास्ट, नंदीपुर की गैप आ गया था 4-5 साल का, तो ये तकरीबन आपके बनते थे, एक उस पहले 37 अरब रुपये बनते थे,
57 अरब रुपए नहीं बनते थे। तो 20 बिलियन रुपीज़ का किसी ना किसी ने टांका तो लगाया था। अब डील इन्हीं के दौर में हुई थी, ये सारा कुछ चले मान लिया जी 57 अरब रुपए जो है वो ठीक हुआ होगा। बाद में एस्केलेशन कास्ट बढ़ती गई, 87 अरब तक गई। बाद में जो इसका क्लोज हुआ कहते हैं वो 100 बिलियन से ज़्यादा हुआ। वो सबसे बड़ा स्कैंडल था, उसके रिकॉर्ड में भी आग लग गई थी। वो नंदीपुर का सारा रिकॉर्ड जल गया था। कैप्टन महमूद जो है ये रिंग रोड ये फेम जो थे कमिश्नर थे यहाँ के पिंडी के, ये वहाँ पे मौजूद थे। सो उन्होंने रिकॉर्ड वगैरह वहाँ पे जल गया था। वो आपका 100 अरब रुपया गया, वो भी गया। और ये डील जो सारी रिवाइवल की थी वो शहबाज शरीफ साहब ने की, उसका भी जिक्र उन्होंने नहीं किया, बिल्कुल कन्वीनियंटली छोड़ गए। इसी तरह बहावलपुर का सोलर प्रोजेक्ट वो सबसे बड़ी डिज़ास्टर था। मैं समझता हूँ कि उसमें आप या 100 उसने मेगावाट प्रोड्यूस करना था, वो आके कर रहा था 18 के करीब कर रहा था, और इतने उसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ उस पर भी लगे, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि वो बल्कि सोलर का जिक्र हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने बिल्कुल बड़ा ये कन्वीनियंटली इसको उन्होंने साइड पर कर दिया। सो वो भी भूल गए। उन्होंने उसकी बात की, ये जो थे एक उन्होंने सवाल उठाया इस पर LNG के टर्मिनल्स पे। LNG टर्मिनल का सबसे बड़ा सहरा तो उन्हीं के हुकूमत में जाता है। अच्छा किया उन्होंने टर्मिनल्स लगवा लिए, लेकिन एट व्हाट कास्ट? $5 लाख हम दोनों टर्मिनल्स को आज भी दे रहे हैं, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2। वही कैपेसिटी वाली बात, चले ना चले हम उनको रोज़ाना की बुनियाद पर एक पार्टी को हमने $2,72,000 देना है, दूसरी पार्टी को हमने देना है $2,24,000। और ये मैं आपको कई दफ़ा सुना चुका हूँ, लेकिन फिर बता दो रेपिटेशन चेक के लिए कि इसकी जो कास्ट थी उस वक्त 3 अरब रुपये थी। ये इनिशली 2013-14 में जब शायद खान अब्बासी सब समरी लेकर गए थे उसमें ECC वगैरह में, इन्होंने 3 अरब से इन्होंने उसको 13 अरब कर दिया। 13 अरब को इन्होंने $130 मिलियन की इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, उसी को डॉलरों में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि कंपनी पाकिस्तानी थी जिसको दे रहे थे। और फिर उस पर उन्होंने कहा जी $2,72,000 हम आपको देंगे रोज़ाना या अगले 15 साल के लिए, जो बनते हैं $1.5 बिलियन बनता है आपका। ज़रा सुनते हैं कि क्या कमालात किए जा रहे थे, और फिर कहते हैं जनाब हमने बड़े सस्ते टर्मिनल लगाए। भाई साहब आप SNGPL को कह देते, आप PSO को कह देते कि रोज़ाना की बुनियादों पर अगर $5 लाख आपने देने हैं दो पार्टीज़ को, तो बेहतर नहीं है कि फिर आप उसको 13 बिलियन ही सही, चलो 10 अरब रुपये आपने बढ़ा लिए थे, 13 अरब रुपये लगाना कोई मसला था, उसके लिए आपने डॉलरों में डील देनी थी, किसी कंपनी को देनी थी, फिर आप पाकिस्तान रुपीज़ में थे। वो कौन से इंपोर्ट कर रहे हैं डेली बुनियाद में? चलो कतर वाली गैस तो समझ में आती है कि इंपोर्ट हो रही, डॉलर हमने देने हैं। ये जो लोकल है जिसे गैसीफाई करना है, एक पाइपलाइन उन्होंने डाली है छोटी सी, वो आनी है जहाज़ से, शिप से आनी है, और उसमें आके आप टर्मिनल के अंदर से रीगैसीफाई करके आपने डाल देने सिस्टम में। उसके लिए आप खुद ये काम कर सकते थे। आपने $1.5 बिलियन दे दिया 15 सालों के लिए, और फिर कहते हैं जनाब कि हमने बड़े सस्ते दिए। दूसरी पार्टी को $1 बिलियन दे दिया आपने, तो आपने $2.5-3 बिलियन तो उनको दे दिए, जो काम आप SNGPL और PSO से ले सकते थे। बहरहाल ये तो उनकी कहानी थी जो उन्होंने वहाँ पे बताई। और ये कैपेसिटी चार्जेस की बात कर रहे थे कि हुकूमत की जेब में जा रहे हैं, सिर्फ 4 की बात की है ना उन्होंने, बाकी IPPs जो थे उनकी जेबों में भी जा रहे हैं, जो IPPs के मुआहदे हैं। और आपको याद होगा इसहाक डार साहब जब आए थे, बगैर ऑडिट किए उन्होंने कोई उसके किए, एक उन्होंने 480 बिलियन रुपीज़ की एक दिन में इसहाक डार साहब ने पेमेंट करवा दी थी उन्होंने कि ये लें। और कोई उस पर मुझे याद है पीपल्स पार्टी के एक उस मिनिस्टर ने कहा था कि हमें 30 बिलियन रुपीज़ की ऑफ़र की गई थी कि अगर पेमेंट करा दें हम आपको 30 बिलियन रुपीज़ देंगे। उन्होंने नहीं की थी, लेकिन इसहाक डार साहब ने आप आके कर दी। अल्लाह के वास्ते कर दी हो कि नेक आदमी है माशाल्लाह। वो उसके बरी इमाम और उसके ये जो लाहौर में हमारे दाता साहब हैं उनके लंगर्स के भी वो सरबराह थे, कमेटी में चेयरमैन थे, नेक आदमी है। सो हम मान लेते हैं जनाब कि उन्होंने बिल्कुल आके ये गुड फेथ में 480 बिलियन रुपीज़ रातों रात करा दिया। इन्हीं ही कंपनी में बहुत सारे सियासतदानों के IPPs में अपने शेयर्स भी हैं, चीज़ें भी हैं। अच्छा, कैपेसिटी चार्जेस अगर आपने यहाँ पे आप कहते हैं वो रखे थे जी हुकूमत की जेब में जा रहे हैं, वो चारों के चारों जो हैं ठीक है, तो फिर LNG वाले भी कई आप यही काम कर लेते, फिर वो क्यों जा रहे हैं दो पार्टीज़ की जेब में $5 लाख जो हैं जेबों में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा महंगे थे, सबसे ज़्यादा आपको कास्ट कर रहे हैं। एक तरफ महंगे लोन ले रहे थे, दूसरी तरफ आप $5 लाख जो हैं उन पर भी दे रहे थे। तो शहबाज शरीफ साहब ने वो जो कहते हैं मैं धेले की करप्शन नहीं की, धेले की तो वाकई करप्शन नहीं है, बड़ी लंबी चौड़ी है। 25 अरब रुपये वाला तो वो FIA वाला केस है, और उसमें सलमान का कहते हैं, सलमान शहबाज का मास्टर वो है, कहते हैं मास्टर ऑफ द गेम जो है ना वो हमजा नहीं, हमजा को नहीं पता, वो हमारी तरह का एवरेज एक उसका IQ लेवल है, बस वो सियासी तौर पर छोटी मोटी यहाँ पे वो करना, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए वो करता था यहाँ पे बैठ कर, वो छोटी मोटी जो होती है इलाके में एक आप कह सकते हैं फने खानी जो होती है कि DPO का इंटरव्यू करना या SP का करना या उसके बाद DCOs वगैरह का करना, वो ये काम करते होते थे
पंजाब में वाइट कॉलर क्राइम का सारा ठेका जो है ना वो सलमान शहबाज के पास था। वो इस मामले में बड़े एक्सपर्ट हैं। हर बंदा जो भी मिलता है ना वो ये कहता है कि जनाब के वो जो की है ना, इसकी मास्टर की है शरीफ फैमिली की बिजनेस में या पैसे बनाने में, वो सलमान शहबाज, उनका नाम भी आपको पता है, वो टीटी जो है ना टीटी पड़ गया था। सो ये जो बातें वो कह रहे थे, उसके बाद ये आके शहजाद अकबर वगैरह उस पर क्वेश्चन रेज कर रहे थे, जो हमाद अजहर ने आके बातें की हैं, ये फवाद चौधरी ने, उनमें खासी जान है कि ये जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सवालात हैं जिनके जवाब इन्हें देने हैं, और शहबाज शरीफ साहब उनके जवाब जो हैं अपनी परफॉर्मेंस अपनी जगह पर। अब ये देखें, कोई अक्लमंद आदमी करेगा कि कोयले का प्लांट जो है ना वो वहाँ से ले आया, पूरा वो आती है ट्रेन वहाँ से कोयला लेके आती है, पूरा पंजाब सिंध फिरते हुए सहीवाल आके रुकती है और यहाँ पे बिजली बनती है, और बिजली फिर वो आप नेशनल ग्रिड में डाल देते हैं, या तो यहाँ के इलाके के लोगों को मिल रही होती है ना, एक इलाके के लिए लगता समझ में आती, और आपने वहाँ नहीं लगाया, पोर्ट पे नहीं लगाएगा, फिर देखेगा कौन? ये पंजाब में लगेगा तो कोई बताएगा कि हमने कोई काम किया है। आपने सहीवाल की जरी ज़मीनों पे एक कोयले का प्लांट, और आप उसके जिस चाइना की मिसाल दे रहे थे, चाइना ने सारे बंद कर दिए कोयले के प्लांट, वहाँ कोई प्लांट नहीं लग सकता। ऑब्सलीट जो उन्होंने खुद अपनी मशीनरी बंद कर दी थी वो पाकिस्तान वहाँ पे ले आए, और बड़े फ़ख्र के साथ हमने उसको लगाया भी हुआ है, सेल भी किया हुआ है। अच्छा, फिर उन्होंने और इन ट्रेन पे बात नहीं की, वो सबसे बड़ी अपनी आगे अचीवमेंट समझते थे। आज बात नहीं की, $2.5 अरब, अंदाज़ा करें कि सिर्फ 26 किलोमीटर के लिए कोई $2.5 अरब लगाता है, इतने महंगे उस पर लगा ली उन्होंने, महंगे कर्जे हुए, चीज़ें हुई। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, उनसे पूछा गया था, इसका FIA का जवाब वो दे रहे हैं पावर प्लांट्स का अपनी, कि उनकी परफॉर्मेंस क्या थी या किस तरीके की थी, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त बुज़दार साहब की हुकूमत की अगर नलायकी की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से, करप्शन अरूज पे जो उसकी कहानियाँ आ रही हैं, लोग उनको आके दोबारा याद करना शुरू हो गए। शहबाज शरीफ साहब का दौर बड़ा अच्छा था, आपको पता है, इस तरह नरेटिव भी बनाए जाते हैं, क्योंकि उंगलियाँ हिलाना, बूट पहनना। बुज़दार साहब एंड कंपनी जो हैं, उनके मिस्टर टीके जो हैं, अल्लाह उनकी हयाती करे, वो टीके लगा रहे हैं, लिहाजा लोगों में एक मज़ीद जो है शरीफ फैमिली के हवाले से वो आ रही है कि नहीं जनाब उनका दौर बड़ा अच्छा था, इनके दौर में पंजाब में कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए शायद उन्होंने आज दोबारा बैठ कर लंबी चौड़ी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर मैं आता हूँ, इसमें बात करते रहेंगे। कौमी असम्बली में जो आज उन्होंने तकरीर की ख्वाजा आसिफ साहब ने, वो अहम तकरीर थी। ख्वाजा आसिफ साहब को ऐसी तकरीरें जो है ना, जो मेरे ख्याल में वो हमेशा उनको उसमें याद आती होती हैं जब वो अपोजिशन में आते होते हैं। उनको पावर में कभी ऐसी तकरीरें मैंने नहीं सुनी उनसे। 5 साल वजीर रहे हैं, और जो मेरा ख्याल है उन्होंने वहाँ पे ये बहरा काम में भी लिया हुआ था, तनख्वाह भी ले रहे थे, जो उन पर इल्ज़ामात भी हैं, केस भी चल रहे हैं। ऐसी तकरीरें वो कभी भी वो उस वक्त नहीं करते जब चौधरी निसार अली खान साहब, शहबाज शरीफ साहब फौजियों से खुफिया मुलाकातें कर रहे होते हैं। खुद भी उन्होंने टेलीफोन कॉल की थी, जनरल बाजवा साहब को बताया था उन्होंने कि मुझे इलेक्शन में मसला आ रहा है तो मुझे वो करें, वो आपके सामने है। सारी अच्छी अच्छी बातें जमहूरियत की, रिकन्सिलिएशन की, नई शुरुआत की, फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की, पाकिस्तान को आगे ले जाने की, आपस में लड़ाई झगड़े ख़त्म करने की, ये सारी बातें जो है ना ख्वाजा साहब हमेशा पोजीशन में करते हैं। वो इक़्तिदार के दिनों में कभी मुझे इस तरह की उनकी कोई तकरीर नहीं याद है, ना वो रोकने की कोशिश करते हैं अपने उनको लीडरों के, भाई साहब ये जो हम इस पर काम कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, ये हमें नहीं करनी चाहिए, ये दौलत इतनी नहीं कमा लेनी चाहिए। एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी की, उन्होंने कहा जी मेरा वो सॉफ्टवेयर जो है ना अपडेट हो गया है। मतलब ये है कि जनाब कि वो उनकी उसमें रहे हैं, नैब की कैद में रहे हैं, लिहाजा बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नहीं कह सकते, क्योंकि फिर दोबारा नैब की तलवार उन पर लटक रही है। लिहाजा उनका कहना था कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, मतलब अब मैं अच्छी अच्छी बातें करूँगा, मैंने हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रही, ना कि मैंने उस पर भी ये बरसना है, जैसे वो ख्वाजा साहब इसके लिए जाने जाते हैं। इसके मुकाबले में अच्छी तकरीर उन्होंने की। लास्ट वर्ड में कहूँगा इस पर शफ़क़त महमूद ने एक अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कलोनियलिज़म के हवाले से जो उसका डिफ्रेंशिएट बताया कि कैसे पाकिस्तान में यहाँ पे पॉलिटिकल एलीट वो इरेलीवेंट हुई है, मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी वो पावरफुल हुई है। लेकिन एक जो बात थी मुझे अच्छी लगी है, जो मैं आपको कहूँ, जब उन्होंने ये कहा कि हमने क्या कि आके डिलीवर किया, जब हमें पता था कि सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी बहुत पावरफुल है, तो फिर हम सियासतदानों पर भी बड़ी एक जिम्मेदारी आती थी कि हम अपना कंडक्ट ठीक करें, अपनी गवर्नेंस ठीक करें, हम करप्शन में ना पड़ें, माल ना बनाएं, पैसा ना बनाएं, दुनिया भर में हमारी जदाद ना निकलें, और लोगों को हम खुश करें ताकि सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी पीछे जाए। इस काम में कोई पार्टी मेरा ख्याल है नहीं कह सकती कि गवर्नेंस या डिलीवरेंस के हवाले से इन्होंने कोई काम किया। वो चाहे 30 साल वो रहे हों, यहाँ पे नवाज लीग रही है इक़्तिदार में, पीपल्स पार्टी रही है 3 दफ़ा 4 दफ़ा इनकी हुकूमतें रही हैं, या इवन हम ये देख रहे हैं इसमें PTI भी ये काम नहीं कर सके, डिलीवरेंस और परफॉर्मेंस इनके पास भी नहीं है। लिहाजा कल को ये भी ये कह रहे होंगे जो तकरीरें ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे, आज इसी तरह की तकरीरें फिर हम सुनेंगे जब ये अपोजिशन में आएंगे। सो पॉलिटिशियंस पे ये सही बात की है शफ़क़त महमूद साहब ने कि इनमें से कोई भी डिलीवर नहीं कर सका, आवाम का दिल नहीं जीत सका। आवाम को यही लगा कि ये लोग पैसा बनाने आते हैं, माल बनाने आते हैं, ATMs हैं, ये करप्शन करते हैं, खुद भी करते हैं, साथ में ठेकेदारों, बिल्डर्स, हाउसिंग माफिया, हर किस्म के सेठ जो है ना मिला के माल बनाते हैं और पैसा खाते हैं। लिहाजा
आवाम जो है आज भी वो मिलिट्री की हुकूमत आज वक्ती तौर पर उसको ज़्यादा वेलकम करती है, बाद में थक भी जाती है। सो वो बड़ा की पॉइंट था। पर ख्वाजा साहब की ऐसी तकरीरें जो है ना, तकरीरें सुन लेते होते हैं, लेकिन इन पे मुझे पता है कि वो कल पावर में फिर आ गए ना, तो फिर वहीं से शुरू करेंगे ख्वाजा साहब भी और उनके लीडरान भी जहाँ से वो छोड़ के गए थे। बस ये तकरीरें करने के लिए होती हैं, आप और मैं सुन लिया करें, इनके असरात ना लिया करें आप।